मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आशीर्वाद आप लोग को। आपके वीरेंद्र त्रिपाठी फिर आ गए हैं। कल मैंने आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर हमने समझाया था और आज फिर हम जो है आज नया टेक्नोलॉजी लाए हैं। कल हम बोल रहे थे आपको कि ऐसे ऐसे करो, फिर हमारे दिमाग में आया कि यदि थोड़ा मेहनत और कर दिया जाए, लिख करके फिर समझाया जाए तो मेरे ख्याल से कल से आज अच्छा होगा। वैसे आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस किया है। अभी 24 घंटा हुआ है, लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको जो भी परेशानी हो कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि हमने कहा था कि यदि आप शर्म कर जाएंगे, लज्जा कर जाएंगे, तो आप जो है अच्छी तरह से मेरी बातों को नहीं समझ पाएंगे और आपका उद्देश्य जो है पूरा नहीं होगा। पढ़ाई में यदि लड़का टीचर से अपनी कमजोरी या कंफ्यूजन को पूछता है तो मेरे जैसे टीचर कभी नाराज नहीं होते हैं, और नहीं तो हमको बड़ी खुशी होती है कि मेरे पढ़ाई हुए पर मेरे बच्चे तो नहीं समझ पा रहे हैं, वह क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। जो चाहे यूडीए का हो, आईएएस का हो, पीसीएस का हो, कलर का एग्जाम हो, जो भी है मैं उसका तैयारी कर रहा हूँ। समय को वेस्ट न किया जाए, और मैंने क्वेश्चन लिखा है और इसको मैं यहीं पर आपको टिक करके के बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसा है और कैसे करना है। तो इसको थोड़ा मैं बड़ा करके किया हूँ बच्चों, क्योंकि छोटे में आप लोग नहीं समझ पाएंगे। फिर भी बताइएगा कि बोर्ड में जो मैंने लिखा है वो आपके कैमरे में सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मतलब लिखित में से निम्नलिखित में कौन सा युद्ध, कौन सी लड़ाई भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य मतलब उनके अधिकार की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो बक्सर का युद्ध है, प्लासी का युद्ध है, श्रीरंगपट्टम का युद्ध है, या वांडीवास का युद्ध है? अब आप इसके अंदर खुद दिमाग लगाएं कि वह कौन सा युद्ध है कि जिसमें ये जो है इसका जवाब बनेगा। तो इसमें देखिए आपको बताऊं कि युद्ध तो दो हुए थे बंगाल में, एक प्लासी का जो मैंने बताया था, एक बक्सर का हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कोई लड़ाई नहीं थी, वह गद्दारों की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला हारा था। लॉर्ड क्लाइव की पॉलिसी थी किसी भी तरह से घूस दे करके, डरा के, धमका करके, तोड़ करके और अपने तरफ मिला लेना। लेकिन उससे जो है एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिला पैर रखने का, कि अंग्रेज ये कहे कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के द्वारा, हिंदुस्तान के सैनिकों को लड़ा करके, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के द्वारा ही लड़ा करके और बिना अपना नुकसान किए हम राज्य स्थापित कर सकते हैं। तो जैसे ये लड़ाई नहीं मीर जाफर, तो चलिए उसकी बात नहीं करेंगे, हम लंबा हो जाएगा अभी बात। तो कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण तो एक बक्सर का युद्ध था, प्लासी का युद्ध था, श्रीरंगम पट्टम का था, और वांडीवास का युद्ध था। वांडीवास का युद्ध। तो देखिए प्लासी युद्ध जो 23 जून 1757 को हुआ था, तो इसका जो है कोई मतलब नहीं था। ये जो बक्सर का युद्ध था, बक्सर का युद्ध जिसमें 3 लोगों की सेना, 40,000 की सेना थी, शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम। तो ये लोग 40,000 सेना लेकर गए थे, 140 तोप था और उनके पास 772 सैनिक थे और सिर्फ 30 तोप थी। लेकिन एक वेल ट्रेन्ड, वेल एजुकेटेड, वेल डिसिप्लिन्ड सेना थी और एक तरह भेड़ बकरियों की सेना थी। तो जिससे मात्र 3 या 4 घंटे के युद्ध में मतलब अंग्रेज जीत गए और यह 3 जो है शासक थे ये हार गए।
तो इसका पहला जो होता है बक्सर का युद्ध जो है एक क्वेश्चन सही है। नंबर 2, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? अब देखिए, औरंगजेब था, शाह आलम प्रथम था, बहादुर शाह जफर था, या शाह आलम द्वितीय था। अब देखिए, औरंगजेब तो क्या है, जनरली 1707 में ये एक्सपायर हो जाते हैं। थोड़ा कैमरे को जूम करना पड़ा इसलिए मेरा फोटो नहीं आ पा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो कहता कि औरंगजेब तो 1707 में मर गया था। अब बक्सर का युद्ध जो 1765 में हुआ था, ये तो हो नहीं सकता। शाह आलम भी नहीं हो सकते हैं। मैं कल या परसों औरंगजेब के बाद जो मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, वो क्रम वाइज कौन कौन से बादशाह गद्दी पर बैठे, कितने दिन के लिए बैठे और उसके बाद कौन बैठा, उसका मैं एक डाटा लिख दूंगा और आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। तो शाह आलम प्रथम भी नहीं था। बहादुर शाह जफर, ये तो 1857 की क्रांति के समय था। तो शाह आलम द्वितीय जो था ये सही होगा, और ये जो है शाह आलम द्वितीय को आप टिक कर लीजिए और उसके बाद यही उत्तर होगा। और उस पर लिखा है, देखिए, वो पहले वाले का था MPPCS 2012, MPPCS 2005, एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, बक्सर की लड़ाई में बंगाल का शासक कौन था? अब बक्सर की लड़ाई में बंगाल का शासक कौन था? तो मैंने आपको बताया था कि सुजाउद्दौला का तो प्लासी में खत्म हो गया, मीर जाफर हुए, नहीं मीर जाफर नहीं, मीर जाफर, ठीक, मीर जाफर हुए। फिर मीर जाफर को 1760 में बदल दिया गया, मीर कासिम हुआ। लेकिन 64 में मीर कासिम ने जो क्या कहते हैं 63 में अंग्रेजों से कई लड़ाई लड़ी, 3-4 लड़ाई लड़ी, तो उस समय मीर कासिम को हटा करके फिर मीर जाफर को गद्दी पर 1763 में बैठाया था। तो क्वेश्चन कहता है कि बक्सर की लड़ाई में बंगाल का शासक कौन था? तो बंगाल का शासक, अब इसमें देखिए शासक कौन था, इसका आंसर मैंने लिखा ही नहीं है, मैं भूल गया हूं, लेकिन इसका आप लिख लीजिए, जो भी ऑप्शन होगा मैं बाद में आपको बता दूंगा ऑप्शन कौन सा है। तो बक्सर की लड़ाई में बंगाल का शासक था मीर जाफर, मीर जाफर। उसके बाद 4, निम्न में से ने किस शासक ने, छूट जाता है दोस्तों, ई से किया हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की। एक पहले वाला क्वेश्चन था बक्सर की लड़ाई बंगाल का शासक कौन था, UPPCS 2016। अब इसमें आता है निम्न में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की। तो किस शासक ने दी दीवानी? तो बंगाल पूछा है, लेकिन जब दिया है तो उसने 3 जगह दिया है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। किसने दिया है? अब यहां पर आता है फर्रुखसियार, ये तो 1719 में मर गया। शाह आलम प्रथम भी नहीं था, शाह आलम द्वितीय पर थोड़ा डाउट है, और सुजाउद्दौला तो अवध का नवाब था। ते हमें शाह आलम द्वितीय ने जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की अस्थाई दीवानी दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 5, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? अब देखिए क्वेश्चन कैसे लड़ा दे रहा है, कैसे भाई, निम्न में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? यहाँ देता है फर्रुखसियार, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए 1765, अब टाइम देता है 1765 में क्या था, बक्सर का युद्ध था। तो बक्सर के युद्ध में 65 में ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो बंगाल के नवाब, कहता अरे बंगाल के नवाब कौन था उस समय? मीर जाफर था। उसके बाद मुगल सम्राट और इंग्लैंड के शासक, और उसके बाद डी अफगान के राजा। तो मुगल सम्राट ही था कि उस समय दिल्ली का सल्तनत का
तो इसी ने जो है दिया, ये टिक कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, किस गवर्नर के कार्यकाल में, ये जो मैंने लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी, आप समझ लेना, ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, किस गवर्नर के कार्यकाल में, वो कौन था बंगाल का गवर्नर, मतलब किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। अब देखिए पहले आपको कहा बंगाल, हमने कहा था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तो शाह आलम ने दिया था किस गवर्नर को, तो अब देखिए लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसमें लॉर्ड क्लाइव जो है 65वें गवर्नर जनरल बन गया था, और इसी ने इलाहाबाद की संधि 2 बार की, एक 12 अगस्त 1765 और एक 16 अगस्त 1765, इलाहाबाद की संधि। तो जो 12 अगस्त की जो संधि थी वो जो है शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था, और जो 16 वाली संधि हुई थी वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुआ था। उस संधियों में क्या हुआ दोस्तों, उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, कि क्योंकि वो जानना आपको बहुत जरूरी है। यदि वो आप नहीं जानते हैं तो एक 12 अगस्त, एक 16 अगस्त हुआ था। तो ये मैंने समय तो आप जानते ही हैं कि इसमें पहले बोर्ड पर लिखना, उसके बाद आपको समझाना, तो मैं फटाफट एक बार रिपीट और कर देता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो इसमें 4 दिया है, बक्सर, प्लासी, श्रीरंगपट्टनम और वांडीवास। तो बक्सर का युद्ध जो है ये सबसे महत्वपूर्ण था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय, यही था। उसके बाद 3, बक्सर की लड़ाई में बंगाल का शासक कौन था? तो बक्सर की लड़ाई में मीर जाफर था, हमने किया होगा, मीर जाफर, ये लिख दिया है। चौथा, निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? एक है, तो ये शाह आलम ने ये प्रदान की, शाह आलम द्वितीय ने की, क्योंकि उस समय जो है बक्सर की लड़ाई में ये दिल्ली मतलब आ तो गया था ये खुद लड़ने, लेकिन दिल्ली इसी के अंडर में थी। उसके बाद 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल की दीवानी किसने दी? तो मुगल सम्राट ने दिया भाई, क्योंकि देने वाला तो सम्राट ही है, हेडक्वार्टर तो वही है, केंद्र तो वही है, तो केंद्र में मुगल सम्राट वही है जो मैंने शाह आलम द्वितीय, देखिए यहाँ पर शाह आलम द्वितीय दिया है और यहाँ मुगल सम्राट बताता है। तो शाह आलम क्या था? मुगल सम्राट था, मुगल सम्राट ही शाह आलम ही मुगल सम्राट था। उसके बाद हाँ, छठवां है, किस गवर्नर के कार्यकाल में, अब देखिए कौन गवर्नर था उसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा, शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो लॉर्ड क्लाइव था उस समय गवर्नर, तो इस दिया गया। तो इसको आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, अपने माइंड में बैठाएंगे, नोट कर लीजिएगा, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक ही टॉपिक पर घुमा घुमा करके कैसे प्रश्न बने हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। तो आप लोग इसको बेटा आराम से, कोई भी देखिए कमेंट्स जब आप करोगे तो मुझे रियल में बहुत खुशी होगी। मेरी गलती का कमेंट करो, चाहे मेरी अच्छाई का करो, पर कमेंट्स जरूर करना। और ये आपकी तैयारी है, क्योंकि बिना तैयारी के, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया, देखिए बना रहा हूं कि गरीब बच्चे जो है वह दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद में उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वहां पर कर सके। दूसरी चीज, जो आजकल की जो महंगाई चल रही है दोस्तों, उसमें भी लोग नहीं जा पाएंगे। तो गरीब हो, अमीर हो, वहां भी यही पढ़ाएंगे, हम भी यही पढ़ा रहे हैं।
हम खुद एक टीचर थे, इसलिए मेरे ख्याल से पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। बस ये बोर्ड पर लिखना मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मंजिल जाना है, कोई कार से गया, कोई मोटरसाइकिल से गया, यार हम पैदल ही पहुंचे। और कारगिल युद्ध वगैरह हुआ था तो वहां कार मोटरसाइकिल नहीं था। हमारे परमवीर चक्र विजेता जो भी थे वह पैदल ही चढ़े और उनको मेडल मिला है। कुछ परम गति को प्राप्त करने के बाद परमवीर कुछ आज भी जिंदा है। वीरेंद्र मणि त्रिपाठी 230, आप देखिएगा, मैंने योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र विजेता पर अभी लेटेस्ट वीडियो बनाया है, आप लोग उस पर भी देखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, गुड नाइट।